सो ठीक है, तो आप सब लोगों के पास टेक्स्ट बुक है बेटा? सो एक्सरसाइज देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको बताना है कि कौन सा पेयर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको परफॉर्म करेगा। पहला है NaCl सॉल्यूशन प्लस कॉपर मेटल, सेकेंड इज मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्यूशन प्लस एल्यूमिनियम मेटल, थर्ड वन इज ferrous sulfate solution and silver metal, and fourth one AgNO3 plus copper metal। So which of the following pair will give the displacement reaction? इसमें से कौन सा पेयर आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन परफॉर्म करेगा? चैप्टर थर्ड, मेटल एंड नॉन मेटल। ये मेटल की एक प्रॉपर्टी हमने डिस्कस करी थी, व्हेन मेटल रिएक्ट विद द सॉल्ट सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल, तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो इसमें से किसकी रिएक्शन होगी? देखिए, पहला जो है NaCl सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल, तो कॉपर जो है वो सोडियम के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव है, तो कॉपर सोडियम को डिस्प्लेस नहीं करेगा, तो नो डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। फिर मैग्नीशियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम जो है वो मैग्नीशियम से लेस रिएक्टिव है, तो ये भी डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पाएगा मैग्नीशियम का उसके सॉल्यूशन से, सो नो डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन एंड सिल्वर मेटल, अगेन सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, so it doesn't displace the iron from its solution, no displacement. Now copper and silver nitrate, now copper is more reactive than silver, so copper displaces the silver from its solution, it will form copper nitrate and silver, तो displacement होगा। so the option D, ये वाला ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। is it clear? हाँ जी, भेज दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। हाँ, बाकी लोगों ने वो असाइनमेंट सॉल्व किया फिजिक्स वाला? या नहीं किया अभी तक? अंजलि, जीत, क्या कह रहे हैं रेनी? एक सेकंड रेनी, आप बोलो, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। हाँ बोलो, हाँ हाँ बोलो बोलो, आप बोलो। ओके, बट मैंने जो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन वाला जो असाइनमेंट दिया है वो अभी तक किसी ने भी मेरे को सॉल्व नहीं किया करके भेजा है, ना ही किसी ने डाउट्स पूछे हैं। तो क्या मेरी तरफ से मुझे ही सॉल्व करवाना है? तो आप बता दो कि भाई सर आप पूरा सॉल्व करवाओ, तो फिर मैं अपनी तरफ से करवा देता हूँ। बोलो क्या करना है, आप सब लोग डिसाइड करो।
सोच के आज शाम तक सारे लोग मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे रिप्लाई करेंगे। मेरे व्हाट्सएप पे शाम तक सबका रिप्लाई आना चाहिए जो अभी क्लास अटेंड कर रहे हैं कि क्या करना है। अभी मेरे को ही सॉल्व करनी है, आप लोग सॉल्व करके डाउट्स पूछेंगे, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर द प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग। अब देखिए रस्टिंग वाला प्रोसेस जो है वो हमने डिस्कस नहीं किया है, वो सिलेबस से हमने हमारे रिमूव कर दिया है, तो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर भी फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम पढ़ चुके हैं तो आप आंसर कर सकते हैं, मतलब अप्लाइंग द ग्रीस कर सकते हैं, अप्लाइंग द पेंट ये भी कर सकते हैं, अप्लाइंग द कोटिंग ऑफ जिंक ये भी कर सकते हैं, ऑल ऑफ देम। तो आपका आंसर रहेगा ऑल ऑफ देम। इन सारे मेथड्स हम यूज कर सकते हैं आयरन को रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए। अप्लाइंग द ग्रीस, अप्लाइंग द पेंट, अप्लाइंग द कोटिंग ऑफ जिंक एंड ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, an element react with the oxygen to give a compound which has a high melting point. This compound is also soluble in water. This element is to be, ठीक है। एक एलिमेंट है जो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद जो कंपाउंड बना रहा है उस कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट हाई है और वो वाटर के अंदर सॉल्युबल भी है, तो मींस इट विल फॉर्म आयनिक कंपाउंड। ऑप्शन है कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन और आयरन। तो कौन सा मेटल हो सकता है इन चारों में से? कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन एंड आयरन, विच एलिमेंट इज देयर? देखिए ये दोनों तो नहीं होंगे, कार्बन और सिलिकॉन, क्योंकि कार्बन नॉन मेटल है और सिलिकॉन मेटलॉइड है, तो ये दोनों ऑक्सीजन से रिएक्शन करने पर जो कंपाउंड बना रहे हैं वो कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट हाई नहीं रहेगा, ना ही वो वाटर में सॉल्युबल होगा। अब बचे कैल्शियम और आयरन। हाँ जी, क्या रहेगा आंसर? कैल्शियम। कैल्शियम। सो कैल्शियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड which have high melting point and it is also soluble in water, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, food cans are coated with the tin, not with the zinc, because zinc is costlier than the tin. Zinc has a higher melting point than the tin. Zinc is more reactive than the tin, and zinc is less reactive than the tin. हम देखिए जो हमारे कंटेनर्स रहते हैं, जैसे जो भी फूड पैकेट्स रहते हैं या जो आपकी कोल्ड ड्रिंक की वगैरह की जो बॉटल्स रहती हैं, उसके कैंस जो आते हैं, जो भी मेटल कैंस होते हैं, उस पे आयरन के ऊपर टिन की कोटिंग कर रखी होती है। तो टिन की कोटिंग क्यों करते हैं, जिंक की क्यों नहीं करते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? ये भी आपका रस्टिंग ऑफ आयरन से रिलेटेड है, रस्टिंग ऑफ मेटल से रिलेटेड क्वेश्चन है। मेथड ऑफ क्या कह रहे हैं बेटा? zinc is more reactive than tin. हाँ भाई, करेक्ट आंसर है। किसने आंसर किया है? हाँ भाई, जीत ने। बाकी लोग क्या आंसर बताएंगे इसके लिए? क्या होगा? जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। तो जिंक की ठीक है, टिन जो है वो जिंक से लेसर रिएक्टिव है, जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है। तो आपका ऑप्शन जो यहां रहेगा, दैट जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन।
ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 जो है that is related to the physical properties of metal and non-metal. You are given a hammer, a battery, a bulb, wire and switch. How would you distinguish between the sample of metal and non-metals? आपके पास क्या है? हैमर है, बैटरी है, स्विच है, बल्ब एंड वायर। तो आप किस तरीके से इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं और किस प्रॉपर्टी के बेसिस पे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स क्या होते हैं? दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चालू रखिएगा। सो देखिए, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक सेकंड, सॉरी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बैटरी, स्विच, बल्ब और वायर्स, इनसे हम क्या कर सकते हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, और नॉन मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। ठीक है। और जबकि हैमर से हमारा कौन सा प्रॉपर्टी हो सकता है कि ये मैलिएबल है और नॉन मैलिएबल। मतलब हम मेटल को पीट कर हैमर के थ्रू क्या करते हैं? शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं मेटल को, इसको शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो मेटल्स आर मैलिएबल, नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल। क्या है? नॉन मैलिएबल। इज इट क्लियर? क्वेश्चन समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? What are the amphoteric oxides? Give the examples of two amphoteric oxides. So amphoteric oxides are those oxides which are acidic as well as basic in nature. जो क्या है? Acidic और basic दोनों हैं। Those oxides which are acidic as well as basic in nature are called amphoteric oxides. और amphoteric oxides के example है aluminium oxide और zinc oxide। क्या है? Aluminum oxide and zinc oxide are amphoteric oxides, जो एसिडिक भी है और बेसिक भी है। एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो बेस की तरह ट्रीट करेंगे, और बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो एसिड की तरह ट्रीट करेंगे। तो ये दोनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट, name the two metals which are displaces the hydrogen from the dilute acid and two metals which will not. ऐसे दो मेटल्स आपको बताने हैं जो एसिड को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करके हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेंगे, और दो ऐसे मेटल जो उसके साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस फॉर्म नहीं करेंगे। तो देखिए, रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हैं वो एसिड में से हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेंगे, और जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है वो हाइड्रोजन या एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेंगे। जैसे देखिए, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये जितने भी मेटल्स आप लेंगे ये उससे ज्यादा रिएक्टिव हैं, तो वो सारे एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। लेकिन सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, मरकरी, ये मेटल जो है वो लेस रिएक्टिव है। जब ये मेटल यदि रिएक्शन करेंगे तो एसिड से रिएक्शन करने पर ये हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? फिर से समझाओ ना ये वाला क्वेश्चन।
देखिए क्वेश्चन क्या है कि दो मेटल्स के नाम बताने हैं जो एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस फॉर्म करे, और दो ऐसे मेटल बताने हैं जो मेटल्स, वो ऐसे दो मेटल्स जो एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेंगे, मतलब एसिड में से हाइड्रोजन को एज अ हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? ये कोई भी दो मेटल ले लो, जैसे सोडियम पोटेशियम ले लिए, कैल्शियम या मैग्नीशियम ले लिए, ये डिस्प्लेस करेंगे, और सिल्वर और गोल्ड डिस्प्लेस नहीं करेंगे, या प्लेटिनम और गोल्ड डिस्प्लेस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। देखिए ये क्वेश्चन भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये प्रोसेस हमने नहीं डिस्कस किया है, ये सिलेबस से हमारे हटा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, प्रत्यूष took a sulfur powder in the spatula and heated it. He collected the gas evolved by the inverting a test tube over it, as shown in a figure. What will be the action of gas on the dry litmus paper, moisture litmus paper? Write a balance equation for the reaction taking place. तो देखिए सल्फर जो है वो नॉन मेटल है। क्या है सल्फर? सल्फर इज अ नॉन मेटल। तो जब भी नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, एयर से रिएक्शन करेगा, वो क्या बनाएगा? नॉन मेटालिक ऑक्साइड। एंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो सल्फर की जब ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी और ये एसिडिक होगी। बट ये अपना एसिडिक बिहेवियर ड्राई लिटमस पेपर पे शो नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही ये SO2 गैस आपके वेट लिटमस पेपर पर पास होगी तो एसिड क्या करते हैं? ब्लू लिटमस चेंजेस इट्स कलर इनटू रेड। ब्लू लिटमस क्या होगा? रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्लू लिटमस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड कलर। इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। What type of oxides form when the non-metals combined with oxygen? आंसर यहां दिखा है अभी मैंने कि when non-metals react with oxygen, they form non-metallic oxide and which are acidic in nature. Non-metallic oxides कैसे होंगे? Acidic nature. Is it clear? Next, question number 12. Reasoning questions are there. तो क्वेश्चन 12 देखिए, गिव द रीजन प्लैटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक द ज्वेलरी। ठीक है, आप देखिएगा कि जितने भी आपके ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स होते हैं या तो गोल्ड के बने होते हैं, सिल्वर के होते हैं या प्लैटिनम के होते हैं। सो व्हाई दीज मेटल्स आर यूज्ड टू मेक अ ज्वेलरी? तो देखिए मेटल है तो एक तो इन मेटल्स की रिएक्टिविटी जो होती है वो लीस्ट होती है। लीस्ट रिएक्टिविटी होने की वजह से ये एयर से रिएक्शन नहीं करते हैं। एयर से रिएक्शन नहीं करते हैं तो ये हमेशा क्या रहते हैं? प्योर स्टेट में रहते हैं। आपके जो गोल्ड की ज्वेलरी है या प्लेटिनम की ज्वेलरी है वो कोरोड नहीं होती है मॉइस्चर एयर से रिएक्शन करने पर।
ठीक है। सिल्वर के ऑर्नामेंट्स फिर भी मॉइस्चर एयर से रिएक्शन करके कोरोड हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं, लेकिन प्लैटिनम और गोल्ड जो है वो कभी भी कोरोड नहीं होते। एक रीजन ये है। दूसरा रीजन क्या है कि अपीयरेंस शाइनी रहती है। एक और रीजन हो सकता है कि ये मोस्टली मेलिएबल है, मतलब सबसे ज्यादा मेलिएबिलिटी जो होती है वो गोल्ड की रहती है, मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी। गोल्ड और प्लेटिनम ऐसे दो मेटल है जिनकी आप थिनेस्ट शीट फॉर्म कर सकते हैं, और थिनेस्ट वायर, सबसे लॉन्गेस्ट वायर जो है वो आप गोल्ड का बना सकते हैं। गोल्ड को खींच करके आप, मतलब 1 ग्राम गोल्ड से आप 1 किलोमीटर लंबा, जितना लंबा वायर फॉर्म कर सकते हैं, इतनी ज्यादा डक्टिलिटी होती है। तो हाई डक्टिलिटी, हाई मैलिएबिलिटी, शाइनी अपीयरेंस एंड द लीस्ट रिएक्टिविटी, दे डजंट रिएक्ट विद एयर। तो ये कुछ रीजंस हैं जिस वजह से हम ज्वेलरी जो है वो प्लैटिनम और गोल्ड और सिल्वर की फॉर्म करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, sodium, potassium and lithium are stored under the oil. So these three metals are highly reactive. They vigorously react with air and catches the fire when they are placed openly in the atmosphere. यदि आप उनको खुला एटमॉस्फेयर में रखेंगे तो इमीडिएटली एयर से रिएक्शन करके फायर कैच कर लेंगे। तो इसलिए कभी भी इनको ओपनली एयर में नहीं रखा जाता, इनको ऑयल में रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल yet it used to make the utensils for the cooking. एल्यूमिनियम हाईली रिएक्टिव है, लेकिन एल्यूमिनियम को फिर भी हमारे कुकिंग के यूटेंसिल्स बनाने में यूज किया जाता है। तो रीजन क्या है कि एल्यूमिनियम जो है, हाँ जी बताइए। हाँ डेफिनेटली पड़ेगा ना, ड्राई लिटमस पेपर से रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि एसिड अपना एसिडिक बिहेवियर तभी रिलीज करेंगे जब उनके हाइड्रोजन H+ आयन में कन्वर्ट होंगे। तो ड्राई लिटमस पेपर से वो गैस रिएक्शन नहीं करेगी। यदि आप SO2 गैस को ड्राई लिटमस पेपर पे पास करोगे तो कोई भी चेंज अपीयरेंस नहीं आएगा। जब आप उसको गीले लिटमस पेपर पे पास करोगे तभी वो कलर चेंज शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। क्योंकि गैस जो है जब सॉल्यूशन में पास होगी तब उसके आयंस जो हैं वो एसिडिक बिहेवियर शो करेंगे, अदरवाइज वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? अब क्वेश्चन क्या था कि एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव बट व्हाई वी मेक द कुकिंग यूटेंसिल्स ऑफ एल्यूमिनियम। तो दो रीजन है इसके। एक तो एल्यूमिनियम लाइट इन वेट होता है, लाइटर वेट का होता है। देखिए जो भी आपकी कुकिंग यूटेंसिल्स होती हैं वो एल्यूमिनियम की बनती है, ठीक है। जनरली घर के अंदर तो कुकिंग यूटेंसिल्स एल्यूमिनियम की बहुत ही कम देखने को मिलेगी, कुछ ही घरों में मिलती है आजकल। लेकिन आप होटल्स वगैरह में जाते हैं, ढाबे वगैरह पे जाएंगे तो वहां आप देखिएगा कि यूटेंसिल्स मैक्सिमम एल्यूमिनियम की होती है। एक तो चीपर हो गया, दूसरा रीजन लाइट इन वेट है, और तीसरा जो मेन रीजन है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो है इट इज अ बेस्ट कंडक्टर, मतलब हीट का जो है वो सबसे बेस्ट कंडक्टर है, इसलिए एल्यूमिनियम को यूज किया जाता है। बाकी जो मेटल जो बेस्ट कंडक्टर है लेकिन वो वेट वाइज लाइट नहीं होते हैं, उनका वेट ज्यादा होता है। ये लाइटर वेट में है और बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है, तो इस वजह से यूटेंसिल्स जो हैं वो एल्यूमिनियम के यूज किए जाते हैं। हीटिंग यूटेंसिल्स जो होते हैं वो एल्यूमिनियम के यूज किए जाते हैं। इज इट क्लियर? Anyone? Is there any doubt? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमें नहीं करना है क्योंकि वो मेटलर्जी से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, you must have seen the tarnished copper vessels being cleaned with the lemon or terminide juice. Explain why these source substances are effective in the cleaning the vessels. क्योंकि देखिए जो कॉपर पर जो ग्रीनिश लेयर होती है, नॉर्मली ये भी आपका कोरोजन से रिलेटेड ही है। जो कॉपर पर जो ग्रीनिश लेयर होती है वो कॉपर कार्बोनेट की होती है, और कॉपर कार्बोनेट जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है। तो इसके लिए हम क्या किया जाता है कि लेमन से रिलेटेड कोई भी सोल्यूशन, यानी मतलब कोई भी सोर्स सब्सटेंस होगा उसका सोल्यूशन यूज करेंगे, ताकि क्या होगा, बेस की जब एसिड से रिएक्शन होगी तो इजीली आपका क्या होगा, रिएक्शन होके सॉल्ट और मतलब वो उसका रिमूवल हो जाएगा, उस कॉपर यूटेंसिल से आपकी जो ग्रीनिश लेयर है वो रिमूव हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सोर्स सब्सटेंसेस को यूज करते हैं कॉपर यूटेंसिल्स पर वो जो ग्रीन कवरिंग होती है उसको रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a person went door to door posing as a goldsmith. He promised to bring back the glitter of the glitter of the old and dull gold ornaments. An unsuspected lady gave a set of gold bangles to him, which is dipped into the particular solution. The bangles sparked like a new, but their weight was reduced drastically. The lady was upset, but after a fertile argument, the man beat a hasty retreat. Can you play the detective to find out the nature of solution he had used? क्वेश्चन है कि एक बंदा है जो घर घर जाके बोल रहा है कि भाई मैं आपके पुराने ऑर्नामेंट जो हैं उनको एकदम शाइनी बना दूंगा। तो उसके इस बात पर एक लेडी उसको अपने गोल्ड के बैंगल्स देती है, और वो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में उसको डिप करता है। तो जैसे ही डिप करके बाहर निकालता है तो वो गोल्ड ऑर्नामेंट्स जो हैं वो स्पार्क हो जाते हैं, एकदम न्यू जैसे हो जाते हैं, लेकिन उन बैंगल्स की जो वेट है वो बहुत ही रिड्यूस हो जाती है, जिससे वो लेडी अपसेट हो जाती है। तो आपको बताना कि वो सोल्यूशन कौन सा है। तो वो सोल्यूशन है एक्वारेजिया, जिसमें क्या होता है 3 पार्ट्स ऑफ H2SO4 और 1 पार्ट होता है HNO3, और वो भी कंसंट्रेट, दोनों कंसंट्रेट होते हैं, कंसंट्रेट H2SO4 और कंसंट्रेट H2SO4। तो ये जैसे गोल्ड और प्लेटिनम से रिएक्शन करेंगे तो जो गोल्ड और प्लेटिनम की जो अपर और डल सरफेस होगी वो इसके सॉल्यूशन के अंदर मिक्स हो जाएगी, और एक नया सरफेस बनेगा। वो नया सरफेस शाइनी होगा, क्योंकि न्यूली जनरेट सरफेस ऑफ मेटल जो होती है वो लस्टर्स और शाइनी होती है। तो ऊपर वाली जो डल लेयर है वो इस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो जाती है। बाद में वो गोल्डस्मिथ क्या करते हैं, इस सॉल्यूशन को प्यूरिफाई करके उसमें से जो गोल्ड या सिल्वर जो डिसॉल्व हो जाता है उसको सेपरेट कर लेते हैं। तो नॉर्मली जो गोल्डस्मिथ जो होते हैं, जो पॉलिशिंग वगैरह का काम करते हैं, इस तरीके का शाइन करने का काम करते हैं, वो एक्वारेजिया सॉल्यूशन यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिव द रीजन व्हाई द कॉपर इज यूज्ड टू मेक द हॉट वाटर टैंक्स नॉट स्टील। स्टील इज अ एलॉय ऑफ आयरन। तो रीजन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं। Steel is one of the alloy of iron, and iron when react with the steam, it will be converted into iron oxide. It becomes converted into one of the oxide and become corrode. तो आयरन हॉट वाटर टैंक्स जो होते हैं वो आयरन के इसीलिए नहीं बनाए, स्टील के इसीलिए नहीं बनाया जाता है क्योंकि स्टील गर्म स्टीम से रिएक्शन करके किसी न किसी ऑक्साइड में कोरोड हो जाता है, तो वो हॉट वाटर टैंक कुछ टाइम बाद खराब हो जाएगा। इसलिए हॉट वाटर टैंक्स जो हैं, आपकी गीजर का जो मेन टैंक होता है वो टैंक जो होता है वो कॉपर का बना होता है। तो कॉपर किसी भी तरीके के पानी से रिएक्शन नहीं करता है, ना ठंडे से, ना गर्म से, ना स्टीम से, किसी भी पानी से रिएक्शन नहीं करता है। Is it clear?
ठीक है, तो इसके साथ ही ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट होता है और चैप्टर भी फिनिश होता है। ओके, सो नेक्स्ट हम शुरू करेंगे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड नेक्स्ट सेशन के अंदर। ठीक है, ओके बाय।